सब किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पे देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया आजादी के बाद। भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता। लेकिन बात तो सही है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नाहर में बिक दिया जाता था। घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो आप ही नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। हाँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाली हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों आज के वीडियो में मनीष कश्यप ने और गौरव भाटिया ने मिलके कंचना यादव और उनके नेता लालू यादव को डिबेट में अच्छी तरीके से धोने लगते हैं और ऐसा धोते हैं कि कंचना यादव के मुंह से बोलती भी नहीं निकलती है। तो आज की ये धमाकेदार वीडियो आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस मेन वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप 40 सेकंड के अंदर क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, यह आरोप है? नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पे देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया आजादी के बाद। भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान को तो भारत में मिला ही लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहां रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो 70 साल तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया इन लोगों ने विकास? ओके, करना चाहिए था। क्यों? देखिए आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं? विपक्ष की गलती है और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान अखिलेश यादव कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? ये राहुल गांधी कर रहे हैं? जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं? आप क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा आप पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कंचना यादव से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुकी है। दरभंगा
चालू सबने है, देखा, गया में दरभंगा चालू से है। देखे हो ना? दरभंगा एक मिनट, सबने मोबाइल देखा, में एक सर्च सेकंड। मारिए, गया और हम मोतिहारी में लगातार सेंट्रल कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी चालू एक हो गया है सेकंड, मैडम जी, हम नहीं लगातार पता कह है। रहे हैं कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो आप भी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच हाँ, में। चुप है, चुप है। बढ़िया करा दीजिए, बढ़िया, मैं धरने पर दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। हाँ, अरे नहीं, आप बैठ बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और तानाशाही। आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये ठीक है, गौरव भाटिया। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषाई स्तर इतने नीचे तक गया है, और वो छिछलापन इनके प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए ऐसा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और इस देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। इससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया। क्या बात कर रहे हैं? तो बीजेपी कमजोर पड़ रही है, मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। कंचना यादव जी, कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका, क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे अपने आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि करारा तमाचा लगा है। सबसे पहले ईवीएम पर शक, जो दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, किसने? सुषमा स्वराज जी ने उठाया था, अरुण जेटली जी ने उठाया था, 2009 की बात है। तो क्या आप कह रहे हो उन पर भी करारा तमाचा लगा है? आप अपने ही नेताओं पर कह रहे हो कि करारा तमाचा लगा है। 2009 में सबसे पहले शक ये किसने किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। कंचन जी, एक सवाल है, ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र हैं अपने विचार को लेकर, इसको छुपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और, ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए, ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है?
सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहाँ पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेके 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। देश का सर शर्म से झुक गया। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। ये मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देश का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकता है और भारत का तो कभी नहीं झुका है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। कभी कभी देश के लोगों का ऐसा हो। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि देश का सर कब कब झुका है। देश तो कभी झुका नहीं, लेकिन देश में गुंडों ने और अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने लोगों का सर झुकाया है। जिस वक्त राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम जे.एंड.के में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती, नाम भूल रहा उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया अलायंस वालों, आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव जो न बरसों बरस चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों, आज का ये धमाकेदार वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।